Hello everyone, welcome to Innorband Mentor. This is the last part of auxins in which we are going to talk about the auxin signaling and their functions. So if you have not seen the last 3 video of auxins, so please go and watch that, because in that last 3 videos I have already discussed the important topics of auxins. So this is the last video of auxins, so let us continue. So I have told you about that we are going to talk about auxin signaling. Okay, सो सबसे पहले अगर देखें कि हार्मोन एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन अ टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर प्रोटीन्स। सबसे पहले अगर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की क्या की ज़रूरत होगी। जैसे हमारे पास अगर आप कभी भी सिग्नलिंग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को क्या करना होगा, अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना होगा कि आपको कुछ चीज़ें जो होंगी बेसिक होंगी जो आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ होगी रिसेप्टर क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, इनहिबिटर कौन से हैं और सिग्नलिंग पाथवे कौन सी यूज हो रही। ये 3 से 4 पॉइंट कभी भी आप किसी भी चीज़ की सिग्नलिंग अगर पढ़ने जाते हैं तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अगर सबसे पहले हम बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर इट बाइंड्स टू द इंटरसेलुलर रिसेप्टर। सबसे पहले कैसा है, यहाँ पे जो रिसेप्टर का यूज़ किया गया वो रिसेप्टर कैसा, सोल्यूबल रिसेप्टर का यूज़ किया गया। ठीक है, अगर हम लिगेंड का नाम की बात करें तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा यूज़ किया गया, ऑक्सिन हमारे पास एज अ लिगेंड का यूज़ किया गया है। रिसेप्टर हमारे पास है TIR1 सोल्यूबल, जो कि ये भी है। ठीक है, अगर TIR का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1 कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर हम इसको एज अ TIR1 एज अ रिसेप्टर की तरह हम यूज़ करते हैं। और हमारे पास है इनहिबिटर को हम यूज़ करते हैं AUXIAA प्रोटीन्स। ये भी हमारे पास के एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, AUX स्लैश लिखा है, वो स्लैश नहीं है, वो मतलब इस प्रोटीन का पूरा नाम ही है AUX-IA। ये पूरा प्रोटीन के इनहिबिटर का ही नाम है जो कि एज ए इनहिबिटर वर्क करता है। ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे की बात करें तो यहाँ सिग्नलिंग पाथवे का जो नेम दिया गया है वो आपका है यूबिक्विटिन 26S प्रोटीलिसिस सिस्टम। आपको इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे, थोड़ा सा इसके डायग्राम भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, देखिए तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन को अफेक्ट करता है, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे तीसरा देखेंगे AUXRE ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन टिपिकली हैव अ ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग साइट लोकेटेड इन द प्रोमोटर रीजन। मतलब कि ये कौन सा रिस्पॉन्स मतलब कि रिस्पॉन्स जीन है, इसके रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, प्रोमोटर रीजन पर ये बाइंड करता है, तब जाकर वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है। हम आगे जैसे ही पढ़ेंगे हमें इसके बारे में सारा चीज़ पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सिन प्रेजेंट है और ऑक्सिन नहीं प्रेजेंट है तो हमारा ये सिग्नलिंग कैसे चलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा हमारे पास ऑक्सिन अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सिन अगर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये न्यूक्लियस चल रही है। अगर ऑक्सिन नहीं प्रेजेंट है तो की बात करते हैं, अगर हमारे पास ऑक्सिन नहीं प्रेजेंट होगा तो नो TIR1 एक्ट करेगा, मतलब TIR1 एक्टिन, जो कि हमारे पास TIR1 क्या था, आप पीछे देख लीजिए कि TIR1 आपके पास क्या था, आपके पास TIR1 एज ए रिसेप्टर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो जब आपके पास TIR1 एज ए रिसेप्टर था और वहाँ पर क्या है कि जब ऑक्सिन प्रेजेंट नहीं है तो और आपका रिसेप्टर भी नहीं प्रेजेंट है, आपका जब ऑक्सिन ही नहीं है तो वहाँ पे रिसेप्टर नहीं रहेगा, रिसेप्टर कोई एक्ट नहीं करेगा। अगर वहाँ कोई रिसेप्टर एक्ट नहीं करेगा तो आपके पास नो SCF कॉम्प्लेक्स जो एक्शन प्रोटीन है ये भी क्या करेगी, वहाँ पे काम नहीं करेगी। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्या है ये चीज़। अगर ये काम नहीं करेगी तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो AUXIAA जो प्रोटीन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ARF को क्या करेगा, ये हेट्रोडाइमर के फॉर्म में बाइंड कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, नो यूआरजीन एक्ट, नो रिस्पॉन्स, नो ट्रांसिट, यहाँ पे किसी भी टाइप का क्या होगा, कोई चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि हमारे पास जो क्या था, हमारे पास AUXIAA क्या था, ये इनहिबिटर थे। अगर ये इनहिबिटर रहेगा तो ये क्या करेगा, IUX/AA क्या करेगा, ARF को ज्वाइन ही नहीं करने देगा, बाइंड ही नहीं करने देगा, डाइमर के फॉर्म में सिंगल फॉर्म में बाइंड करने देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी कि नो URE जीन एक्ट, यहाँ पे किसी भी टाइप की जो मतलब कि आपके पास AUR जीन जो है वो किसी भी टाइप का काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑक्सिन यहाँ पे किसी भी टाइप का एक्शन शो नहीं करेगा। रीजन सिर्फ इतना है, क्यों यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर TIR1 एज अ रिसेप्टर भी नहीं लगा है और इनहिबिटर की तरह क्या आपके पास यूज़ करा, ताकि इनहिबिटर की तरह आपके पास AUXIA प्रोटीन क्या कर रहा, इनहिबिट कर दे रहा है, इसीलिए ऑक्सिन की वहाँ
सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। चलिए अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका रिसेप्टर TIR1 प्रेजेंट होगा। अगर TIR1 प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, SEF कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे देखिए कि जब नहीं था तो ये सब बन नहीं रहा था, अब यहाँ पे SEF कॉम्प्लेक्स बनेगा जो F बॉक्स फैमिली से रिस्पॉन्स करता है। जब आपके पास ये SEF कॉम्प्लेक्स जो बन गया, ठीक है, अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बना, ये एक्शन करेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, AUX IIA ARF को क्या करेगा, मतलब कि वहां से उठाकर क्या बोलेगा, AUX इनहिबिटर को क्या करेगा, बाइंड कराया। ठीक है, इनहिबिटर को ले आया यहाँ पर, जैसे इनहिबिटर यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर क्या होगी, यूबिक्विटिन जो प्रोटीन है आपके पास, यूबिक्विटिन प्रोटीन जो क्या कर जाएगी, यहाँ पर बाइंड कर जाएगी। ठीक है, जैसे ही बाइंड करेगी, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही बाइंड करेगी तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिग्रेडेशन किस प्रोसेस के थ्रू होगा, उसी सिस्टम के थ्रू होगा, उसी साइकिल के थ्रू होगा जो हमारे पास यूबिक्विटिन 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम है, इसके थ्रू इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका तो डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर ARF था ये क्या करेगा, AURE के पास क्या कर जाएगा, जाकर के डाइमर के फॉर्म में ARF को क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। ARF जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ARF अभी तक देखो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ARF जो था वो डाइमर के फॉर्म में बाइंड ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे AUX IIA इनहिबिटर को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है, इनहिबिट, क्योंकि इसका काम था इनहिबिट रोकने का। अब इसको डिग्रेडेड कर दिया, जैसे ही ये डिग्रेड हो जाएगा तो AURE पर कौन बाइंड कर जाएगा, ARF बाइंड कर जाएगा, जो किसके ऊपर प्रेजेंट था, AUX/AII पे, जो इसका इनहिबिटर था। अब वो इनहिबिटर हट गया है तो ARF क्या हो गया, फ्री हो चुका है। ARF फ्री हो चुका है तो AURE पर क्या आएगा, ये जाकर के डाइमर के फॉर्म में बाइंड करेगा। ARF जैसे ही बाइंड करेगा तो वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिव जीन भी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑक्सीजन की रिस्पॉन्स देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा। यहाँ से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। थोड़ी सी हम आपको साइकिल भी दिखा देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स साइकिल आपके पास थोड़ी सी जो क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो वहाँ पे हमने आपको पहले देखिए, पहले क्या था कि यहाँ पर देखिए आपके पास अगर क्या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो ARF क्या कर रहा था, ऑक्सीजन IA के ऊपर क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था, जहाँ जिसकी जैसे क्या नहीं हो पा रहा था, किसी चीज़ की फंक्शन नहीं हो पा रही थी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही थी, सिग्नलिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए आपके पास IIA अगर प्रेजेंट है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, ये क्या करता है, यूबिक्विटिन लाइगेज को क्या करता है, एक्टिव करा देता है। जैसे यूबिक्विटिन आपके पास एक्टिव करेगा तो ये क्या कर देता है, यहाँ पर यूबिक्विटिन क्या करता है, उसके ऊपर बाइंड कर जाता है, इनहिबिटर के ऊपर जैसे ही बाइंड करता है तो ये क्या करता है, उसका डिग्रेडेशन कर देता है। जैसे डिग्रेडेशन करता है तो आपके पास अब ARF मतलब जिसके ऊपर क्या था, ये यूबिक्विटिन लाइगेज मतलब AUX IAA जो था उसके ऊपर क्या था, ARF था, और वो फ्री हो चुका है पूरी तरीके से। जब ये इसका डिग्रेडेशन हो गया तो अब ARF का उसका पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। जैसे जब फ्री हो जाता है तो ये जा करके ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन पर DNA के क्या करता है, ARF जिसको हम AUX RE जिसको कह रहे थे, ये क्या है, DNA उसके DNA पर जाकर बाइंड करता है और डाइमर के फॉर्म में बाइंड करता है। जैसे डाइमर के फॉर्म बाइंड करता है AUX एंड अदर अर्ली जीन्स, मतलब उसके बाद ये क्या करता है, ऑक्सीजन का डेवलपमेंट कराता है और क्या करता है, सिंथेसिस कराता है। ठीक है, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा पूरा था ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे था। अब हम चलते हैं, देखते हैं म्यूटेशन। हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे चीज़ दी गए हैं जो ऐसे म्यूटेशन वर्क करते हैं। AUX1 म्यूटेशन है, शूट वर ऑक्सीजन फ्लोस इन द OX1 म्यूटेंट टू द Arabidopsis आर कम्प्लीटली डिस्टर्बेड रिजल्टिंग इन एग्रीगेटिव रूट्स ग्रोथ। ठीक है, दूसरा आपके पास है PIN1 म्यूटेशन है, पिन शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म बाय द Arabidopsis। तो ये आपके पास दो एज ए म्यूटेशन की फॉर्म है, आपको नाम याद रखने हैं यहाँ पे कि एज ए म्यूटेशन की तरह ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पास है फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारे पास ऑक्सीजन किस किस टाइप की फंक्शनिंग को करता है, इसको देखेंगे। तो हमारे पास अगर फंक्शनिंग की बात करें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो सेल इलॉन्गेशन का काम करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में सेल इलॉन्गेशन एंड सेल डिवीजन दोनों ही पूछ सकता है, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए, आप श्योर रहें कि सेल डिवीजन की प्रोसेस को नहीं बढ़ाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे सेल इलॉन्गेशन की प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सेल इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम एंड कोलेप्टाइल बाय द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सेलुलर इलॉन्गेशन या एक्सपेंशन कराता है सेल का, वो किसके थ्रू कराता है, स्टेम के और कोलेप्टाइल का क्या करता है, एक्टिवेशन करा करके। ठीक है, कोलेप्टाइल के बारे में हम पहले पढ़ चुके, जिसको नहीं पता वो जाकर के पिछले वीडियो में देखेंगे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कोलेप्टाइल यहाँ पे वर्ड किस लिए यूज़ किया गया, क्या है इसका कोलेप्टाइल का मतलब है। दूसरा आपके पास देखेंगे तो यहाँ वेस्कुलर डिफ्रेंशिएशन है, क्या है, वेस्कुलर डिफ्रेंशिएशन है।
वैस्कुलर डिफरेंशिएशन करता है यहाँ पे हायर IA लेवल जो होता है इंड्यूस जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आपके पास ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, जाइलम एंड फ्लोएम को इंड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है तो इंड्यूस फ्लोएम को करेगा, डिफरेंशिएशन को, ठीक है। जितना याद रखना है। ये एज एज अ हर्बिसाइड की तरह भी वर्क करते हैं, जिसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D कह सकते हैं। एक्टिवेट हर्बिसाइड एंड मेन ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी यूज, मतलब कि इसका ज़्यादातर यूज़ लेबोरेटरी यूज़ के लिए किया जाता है, इसलिए इसको एज अ हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास एज अ हर्बिसाइड की तरह जो यूज़ किया गया है वो है 2-मिथॉक्सी-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, एक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है, एक्टिव हर्बिसाइड। ये भी एक टाइप का हर्बिसाइड है। हो सकता हो थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा आ रही हो, लेकिन ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। अमीनो 3,5,6 दैट इज ट्राइक्लोरो पिकोलिन प्लिक्लोनिक एसिड है आपके पास, तो ये भी एज अ हर्बिसाइड की तरह हमारे पास होता है। चौथा हमारे पास जो है वो हमें पार्थिनोकार्पी की तरह यूज है। पार्थिनोकार्पी आप सबको पता होगा, द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसे फ्रूट का डेवलपमेंट करा देना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। इट इज इंडक्शन ऑफ द सीडलेस फ्रूट बाय द प्लांट हार्मोन, मतलब कि ये इसी हार्मोन की वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे फ्रूट्स का डेवलपमेंट करा देंगे जिसके अंदर सीड नहीं हो। सीडलेस प्लांट को हम क्या कर देंगे, सीडलेस फ्रूट को हम डेवलप करा सकते हैं, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू डेवलप करा सकते हैं। तो इसके अंदर पार्थिनोकार्पी की भी क्या करती है, प्रोसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। देर आर 3 कंपाउंड्स यूज्ड वर ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऐसे 3 कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं एज ऑक्सीजन की तरह। कौन कौन से हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है एंड नप्थलीन एसिटिक एसिड है। ये एज ए किसकी तरह यूज किए जाते हैं, एज ऑक्सीजन की तरह यूज करें, मतलब फ्रूट को बनाने, मतलब फ्रूट को बनाने के लिए, मतलब पाइनएप्पल हो गया, बनाना, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स फ्रूट एंड टोमेटो, इन्हें विदाउट सीडलेस भी क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। आते हैं आपके पास फिफ्थ जो है ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब ये है कि ग्राउंड से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं कोई बात होगी। ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, मतलब कि ग्रोथ किसकी तरफ होगी, ग्रेविटी की तरफ होगी। इनेबल्स रूट टू ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सोइल एंड शूट टू ग्रो अपवर्ड्स अवे फ्रॉम द सोइल, मतलब ग्रेविट्रोपिज्म वो है जहाँ पे रूट क्या करती है, सॉइल की तरफ मूव करती है, और जो शूट होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है सॉइल से, ठीक है। विच इज स्पेशली क्रिटिकल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द जर्मिनेशन। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलती है जब अर्ली फेसेस होते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से क्या करना है, एक मतलब कि रूट को क्या करना है, नीचे की तरफ मूव करना है, सॉइल के अंदर मूव करना है, और शूट को ऊपर की तरफ मूव करना है। तो काफ़ी क्या होता है वहाँ पे क्रिटिकल फेज होता है, जहाँ पर ग्रेविट्रोपिज्म की वजह से जो रूट होती है वो क्या करती है, मूव कर जाती है डाउनवर्ड की तरफ, और जो शूट होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाता है। ये प्रोसेस है यहाँ पे, तो ये सर ग्रेविट्रोपिज्म की तरह भी वर्क करता है। सिक्स्थ प्रोसेस अगर हम देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, तो इसका ऑक्सीजन का एम्ब्रियोजेनेसिस की तरह भी काम करता है। ऑक्सीजन फंक्शन एज अ मोबाइल केमिकल सिग्नल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, मीन्स यहाँ पर क्या है कि एम्ब्रियोजेनेसिस की तरह काम करता है सिग्नल ड्यूरिंग, मतलब कि ऐसे केमिकल सिग्नल देता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। सेवंथ है इसके बाद ऑक्सीजन प्रमोट द एडवेंटियस रूट इन द इनिशिएशन एंड डिक्रीज द इलॉन्गेशन, मतलब अगर हम बात करें तो इसका देखिएगा कुछ मैं बताती हूँ कैसे क्या मतलब है। जैसे कि हमारे पास कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, तो हमारे पास अगर ये रूट है तो ठीक है, ये रूट जो होती हैं, अगर हमारी रूट जो होती हैं वो ऐसे इनको कहते हैं एडवेंटियस रूट, मतलब कि साइड की रूट्स जो भी मूव करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। तो उसको ये क्या करती हैं, उसको भी ये प्रमोट करती हैं, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, साइड रूट्स को क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, चलिए ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एट्थ जो रिस्पांस है वो हमारे पास है ट्रॉपिक रिस्पांस, कहीं ना कहीं फोटोट्रॉपिज्म है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब कि जिधर की तरफ आपको लाइट आएगी उधर की तरफ क्या करता है, वर्क करता है, मतलब उधर की तरफ ये अपनी ग्रोथ को शो करता है। ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द लाइट, मतलब कि जिधर की तरफ लाइट रहेगी उधर की तरफ इसकी ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने की मिलेगी। इस एक्सप्रेस इन ऑल द शूट एंड सम ऑफ द रूट्स, मतलब कुछ पार्ट इसके शूट में भी देखा गया और कहीं कहीं रूट्स में। इट इंश्योर्स द लीव्स विल रिसीव ऑप्टिमल सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सेल लॉन्गेशन, सेल लुमिनेसेंस इन द डोनर साइड एरिया ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब डार्कर साइड ऑफ द ऑक्सीजन। तो याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्टिमल मतलब कि लीफ में इतना ऑप्टिमल लाइट प्रेजेंट हो ताकि प्लांट क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके। और कहीं कहीं ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डार्कर साइड, मतलब कि डार्कर साइड ऑफ द प्लांट प्रेजेंट होता है, जिधर डार्कर साइड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से एट्थ हमने क्या पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया कि एट्थ इसकी प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया, हमने दिखा भी दिया आपको कि क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है। देखिए डार्कर साइड पे क्या होता है, लाइट ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू दी। इसी वजह से क्या होता है कि देखिए
डार्कर साइड पे ऑक्सीजन का इलॉन्गेशन, सेल का इलॉन्गेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि डार्कर साइड पे ही क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए उस तरफ की डार्कर साइड की जो सेल की इलॉन्गेशन होती है वो ज़्यादा मूव करती है, ज़्यादा बड़ी होती है, इलॉन्गेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल थ्रू बता भी दिया कि डार्कर साइड है, डार्कर साइड की क्या होती है, सेल जो होती है ज़्यादा इलॉन्गेशन करती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास लास्ट है जो वो है एपिकल डोमिनेंस की तरह बिहेव करता है। एपिकल डोमिनेंस आप सबको पता ही है कि ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस क्या करता है, प्रमोट करता है कि ये लेटरल ग्रोथ नहीं कराने देता है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन टिप पर प्रेजेंट होती है, तो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस नहीं करने तो वो एपिकली क्या करना, मूव करने देता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ऑक्सीजन करते क्या होती है, प्लांट्स की लेटरल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे ये दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को, और इनहिबिट करता है लेटरल ग्रोथ। ठीक है, याद रखिएगा एपिकल डोमिनेंस को, क्योंकि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, प्रमोट करेगा किसको, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा। अगर ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन है तो ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देता है किसको, लेटरल ग्रोथ को। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाएगा और लेटरल ग्रोथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इनहिबिट कर देगा। यहाँ से हम प्रोसेस अपने पूरे ऑक्सीजन पार्ट को क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि हमारे ऑक्सीजन पार्ट में कुछ चीज़ें बची हैं। सो दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द ऑक्सीजन। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।